तो एचडीएफसी की आज आखिरी शो था, आखिरी पारी थी, आखिरी दिन था। अब से एचडीएफसी जो कि एक शानदार कंपनी रही, शानदार सफर तय किया, कल से एचडीएफसी बैंक का हिस्सा होगी, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार आज का कैसा रहा देख लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली रही, बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 224 अंक गिरा है और 65,394 पर टिका है। वहीं निफ्टी 55 अंक गिरकर 19,384 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। रियल्टी, एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में गिरावट का मूड रहा। तो जैसा कहा, बात अब एचडीएफसी की। बाजार के चैंपियन एचडीएफसी में आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन था। 3 दशक में निवेशकों को सालाना 16% का जोरदार रिटर्न देने वाला एचडीएफसी कल से एचडीएफसी के बाहर होने से बाजार में बड़े बदलाव आएंगे। क्या होंगे बदलाव, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, अब चैंपियन जो है उसका आज गुड बाय हो गया, लेकिन इससे बाजार में कल से क्या बदलेगा? तो कल से निफ्टी 50 के अंदर भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पर दो दिग्गजों में एक फेरबदल है। एचडीएफसी लिमिटेड जो कि बाहर होगा और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो कि अब निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बदलाव के कई सारी इंप्लीकेशन होंगे अलग अलग स्पेसिस पर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी। तो एचडीएफसी लिमिटेड बाहर होगा और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो कि शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि निफ्टी की आज की मार्केट कैप करीब 154 लाख करोड़ है, जो कल 150 लाख करोड़ के आसपास होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा बैंकों में की जो आज निफ्टी के अंदर वेटेज है वो रफली 24.23% के आसपास है, जो कल तक 23.30% के आसपास पहुंचेगी। और आईटी की वेटेज, क्योंकि आईटी का नया नाम शामिल हो रहा है आईटी परिवार में, तो 15.5% की जो वेटेज है वो बढ़कर 16.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आईटी की वेटेज में बढ़त होगी और बैंक की वेटेज में कमी होगी। एचडीएफसी बैंक की वेटेज के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। 14.5% की वेटेज एचडीएफसी बैंक की होगी और अब ये निफ्टी 50 का सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक बन जाएगा और वेटेज के हिसाब से एक हैवी वेट एचडीएफसी बैंक बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है रिलायंस, 10.86% के आसपास की वेटेज। इसकी वेटेज में बदलाव होगा और 10.80% के आसपास वेटेज पहुंच जाएगी। एचडीएफसी बैंक की मौजूदा वेटेज 8.5% है, ये बढ़कर 14.5% पे वेटेज इनकी पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। मौजूदा वेटेज आईसीआईसीआई बैंक की 7.79% है, जहां पे 7.75% इनकी नई वेटेज होते हुए दिखाई पड़ेगी। एचडीएफसी लिमिटेड जो कि करीब 6% की वेटेज रखता था वो बाहर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और अगर स्टॉक्स की बात करी जाए तो जहां पर फेरबदल है, तो थोड़ी बहुत जो आईटी के अंदर भी वेटेज में चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो एक बदलाव है उसमें एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि बाहर होगा, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री शामिल होगा, तो $9.5 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज यहां आने का अनुमान है। ये निफ्टी की बात है। सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आएगा तो वहां पर $16.5 करोड़ के आसपास या $16 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वेटेज में बदलाव होगा एचडीएफसी बैंक के अंदर, जहां पर फेरबदल होकर 14.5% के आसपास की जो नई वेटेज है वो यहां पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये चेंजेस निफ्टी 50 के थे। एमएससीआई के अंदर ये बदलाव होगा, जहां पर 0.5% एडजस्टमेंट फैक्टर का एक इस्तेमाल किया जाएगा और थोड़ा बहुत जिसके चलते आउटफ्लोज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें और डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन जो मौजूदा डिटेल्स है उसके हिसाब से करीब 15 से लेकर $20 करोड़ के आसपास का एक आउटफ्लो यहां पर अनुमान लगाकर चला जा रहा है एमएससीआई की वजह से। इतना ही नहीं, एमएससीआई की वजह से एचडीएफसी बैंक के जो कंबाइंड सेल ऑफ है वो करीब $25 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया जा रहा है एमएससीआई के अंदर। तो निफ्टी में एक बड़ा फेरबदल और उसके जो इंप्लीकेशन है वो अलग अलग स्पेसेस पे आप आते हुए देखेंगे। तो आज एचडीएफसी की ट्रेडिंग का आखिरी दिन था, साथ ही कंपनी को लिस्ट हुए 45 साल भी पूरे हो गए। तो कैसी रही एचडीएफसी की 45 सालों की बेमिसाल यात्रा, ये भी बताएंगे। हमारे साथ सुमित बने हुए हैं। तो सुमित, इस जर्नी को कैसे देख रहे हैं? तो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड आज आखिरी बार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी और इसके बाद वो नई एंटिटी के तौर पे एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होने के बाद कामकाज होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो कल से नई एंटिटी होगी, लेकिन आज आखिरी बार एचडीएफसी लिमिटेड कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 1978 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। एक बड़ी हिस्ट्री है इस कंपनी के पीछे और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी है। तो 1978 में ₹100 की फेस वैल्यू के साथ ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहां से लेकर 2 सालों के दौरान या अगले कई सालों में इस कंपनी ने मल्टीपल राइट्स इशू भी दिए। तो 1987, 1990s वो साल जबकि इसमें राइट्स इशू आए। 1993 से इस कंपनी के साथ कई सारे डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला और वो बने भी रहे। और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक की जर्नी, जहां पर 1978 का एक आईपीओ ₹100 की फेस वैल्यू पे, 1999 में ₹100 की फेस वैल्यू बनी ₹10 की फेस वैल्यू, 2002 में 1:1 का एक बोनस और 2010 में ₹10 की फेस वैल्यू को फर्दर स्प्लिट करके ₹1 की
फेस वैल्यू में कंपनी कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, अगर पिछले 25 सालों का रिटर्न देखें तो करीब 1998 में जहां 28 रुपए के आसपास की इसका कीमत होती थी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, वो 2747 रुपए के आसपास पहुंच गया, यानी कि 97-100% तक की एक बढ़िया शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमाकर अपने निवेशकों को दिया भी। क्यों इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी लिमिटेड? क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर शुमार है। इसके अलावा देश की 10वीं सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी के तौर पर हम इसे जानते भी हैं। 4,47 कर्मचारी हैं और 523 कंपनी की ब्रांचेस भी हैं, जो कि आगे चल के एचडीएफसी बैंक के अंदर फर्दर मर्ज होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इतना ही नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड की एचडीएफसी बैंक में करीब 21% हिस्सेदारी है, एचडीएफसी लाइफ में 49%, एचडीएफसी एएमसी में 53%, एचडीएफसी अर्गो में 50%, एचडीएफसी कैपिटल में 90% और एचडीएफसी क्रेडिला में करीब 100% के आसपास की हिस्सेदारी। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जर्नी, एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी और साथ साथ देश में जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को विस्तार किया, वो एंटिटी कल से अब एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज होते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो ये था एचडीएफसी का सुनहरा और शानदार सफर। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, और वो है कि आज से जो रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है टीसीएस के साथ, वो नतीजे आ गए और यहां पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 11,074 करोड़, अनुमान से बेहतर ये कंसोलिडेटेड मुनाफा। कंसोलिडेटेड आय जो है 59,381 करोड़, ये भी अनुमान से बेहतर दिखाई दे रही है। कुछ और नंबर्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। मुनाफा आय तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन जो एबिट है वो 13,755 करोड़ पर है और 13,922 करोड़ का अनुमान था, तो ये थोड़ा सा अनुमान से नीचे है। एबिट मार्जिन्स की बात करें 23.2% पर आया है, अनुमान के काफी करीब 23.4% के आसपास का अनुमान था, लेकिन उससे काफी क्लोज ये एबिट मार्जिन आता हुआ। तो इस बार इन नतीजों पर बड़ी नज़र थी, किस तरीके से आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस रहेगा। टीसीएस नतीजा पहली बार सबसे पहला नतीजा पेश करता है और उससे फिर आगे के नतीजों की फाउंडेशन दिखती है। अभी तो फिलहाल लेकिन देखिए, कंसोलिडेटेड जो मुनाफा है उसमें ज़रूर यहाँ गिरावट देखने को मिली है और वो घट के 11,074 करोड़ पर आ गया है। कंसोलिडेटेड आय है 59,162 करोड़ पर और ये बढ़कर 59,381 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहुँच गई है। एबिटा भी है 14,488 करोड़ से घटकर ये 13,755 करोड़ पर आया है। डॉलर आय क्या है उसका नंबर का इंतजार रहेगा, वो भी नंबर शायद हमें एक आध मिनट में फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अनुमान से 9 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी देगी कंपनी, ये भी ऐलान किया है। तो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्रंट पे तो अनुमान से बेहतर है। डॉलर आय यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं Q1 में करीब 1,020 करोड़ डॉलर के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। कामयाब रही है इतने ऑर्डर्स को क्लॉक करने में। और जैसा हमने कहा कि बहुत सारे नंबर जो है अनुमान से बेहतर भी हैं, कुछ नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं और एक दो नंबर जो हैं वो अनुमान से थोड़े नीचे दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 11,074 करोड़, जबकि अनुमान था 10,866 करोड़ का। ऑर्डर बुक आपके सामने है 1,020 करोड़ की ऑर्डर बुक। तो आगाज़ ठीक ही लग रहा है। आज सेल टेक के भी नतीजे आने हैं, कुछ ही देर में हम देखेंगे। टीसीएस का मैनेजमेंट भी बातचीत करेगा, हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत भी इनफैक्ट वहीं पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे बातचीत में। लेकिन फिलहाल ये नंबर्स आपके सामने आते हुए जहां पर रिजल्ट सीजन का एक ठीक ठाक आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनुमान के आसपास और कुछ नंबर अनुमान के मुताबिक यहां पर आते हुए तो ठीक ठाक प्रदर्शन कहा जा सकता है। ये टीसीएस का Q1 रिजल्ट्स आपके सामने। और एआई की बातें इन दिनों काफी ज्यादा होती हैं, कुछ ना कुछ रोज एआई को लेकर नया सुनने को मिलता है। अब जाने माने एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल ने कहा है कि कुछ सालों में हाई स्कूल तक की पढ़ाई एआई के जरिए ही होगी। ऐसे में शायद टीचर्स की जरूरत भी खत्म हो जाए या फिर खत्म बहुत कम हो जाए। तो आज हम भी अपना कंज्यूमर अड्डा इसी पर करने जा रहे हैं। शाम 5:57 पर एआई से पढ़ाई, टीचर की विदाई, क्या ऐसा होने जा रहा है? जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज शाम 5:57 पर। चलिए बात कर लेते हैं देश के एक ऊपरी हिस्से में लगातार हो रही बारिश की, जहां पर तबाही अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यूपी, पंजाब में लगातार बारिश जारी है। तस्वीरें बयां कर रही है कि बारिश ने किस तरीके का रौद्र रूप धारण किया हुआ है। बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज़्यादा लोगों की इस बारिश को चलते मौत भी हो गई है। हिमाचल में
हालात का मंजर अलग है। 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट जगह जगह पर फंस गए हैं। चंद्रताल में 3 फीट की बर्फ तक जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। बाढ़ ऐसी है कि कई मंजिलों तक इमारतें धराशायी होकर बहती जा रही हैं, बहती हुई दिख सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग 6 तस्वीरें बयां कर रही है कि हालात कितने खराब है। उत्तराखंड में फिर आज रेड अलर्ट है। जगह जगह पहाड़ टूटकर गिरने की खबरें हैं। भारी बारिश को चलते केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड में 5,000 लोगों के फंसे होने की भी खबर है। अब बात कर ले राजधानी दिल्ली की, तो यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर यमुना नदी का जलस्तर अब 207 मीटर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश का आशंका अभी जताई जा रही है। तो ये थी ताजा तस्वीरें जो इस समय बारिश की जो स्थिति है देश के कई इलाकों में, उनको बयां करती हुई। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां हालात का जायजा ले रही हैं हमारी सहयोगी रचना उपाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक तरीके से मंडराने लगा है। इस वक्त हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर भी जल स्तर की बात करें तो 207.33 का जल स्तर है। और जिस तरीके से तेजी से ये जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि 1978 में जिस तरीके से बाढ़ दिल्ली में आई थी, उसी तरीके की कहीं यहां पर स्थिति एक बार फिर से देखने के लिए ना मिले। हालांकि 1978 में 207.49 पर जो जलस्तर था, फिलहाल उससे अभी नीचे है। लेकिन इस वक्त जो जलस्तर है यमुना का, वो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। और आप देखें पीछे तक, तो यहाँ पर जो निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, वहां से करीबन 10,000 लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। उनके लिए राहत कैंप बनाए गए हैं, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। और लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू बोट क्लब है, जो प्रशासन है, वो यमुना किनारे पर जाकर लोगों से अपील कर रही है। एक तरीके से अनाउंसमेंट करवाई जा रही है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं वो फिलहाल ऊपर की तरफ चले जाए, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे किसी को भी नुकसान हो। और आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, जहां हम खड़े हुए हैं वहां पर भी जो पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर है। और आप देखें तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी यमुना में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पीछे वो जो स्टीमर आप देख सकते हैं कि पीछे तक पानी रहता था, लेकिन वो जो स्टीमर है वो भी फिलहाल पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे जिस तरीके से यमुना आ रही है, ठीक पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर जो बोरियां हैं उनको लगाया गया है कि अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है तो वो बाहर ना जाना पाए। उसके लिए यहाँ पर एक पूरी वॉल जैसी तैयार कर दी गई है उस पानी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। ये थे दिल्ली के हालात। इधर हिमाचल के चंद्रताल में भी पानी में भारी बर्फबारी की वजह से 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 हेलीकॉप्टर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। रेस्क्यू के दूसरे दिन 12 किलोमीटर रोड बहाल किया गया। अभी कुल 25 किलोमीटर की दूरी चंद्रताल टेंट कैंप तक की बची हुई है। भारी बर्फबारी के कारण 3 फीट तक की बर्फ जम गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बर्फबारी का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। तो चलिए यहां पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का नतीजा आने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा घटना दक्षिण 24 परगना इलाके की है। यहाँ हिंसा के दौरान इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद यहाँ जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि ISF कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बम फेंके थे, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प के दौरान एडिशनल SP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस बीच हिंसा की जांच के लिए BJP का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल पहुंचा हुआ है। BJP के प्रतिनिधिमंडल में 5 सांसद हैं। प्रतिनिधिमंडल बंगाल की हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगा। इस टीम की अगुवाई रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट बनाकर BJP अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेगा। Mamta ji, I repeat, why your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics has become more full of atrocity, which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने?
इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। न्यूज 18 नेटवर्क ने यूसीसी पर सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव सर्वे किया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से कई सवाल पूछे गए हैं। मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है और वो क्या चाहती हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर यूसीसी से मिलेगा महिलाओं को हक। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिर्फ एक क्लिक पर जान सकते हैं नई और ताजी खबरें। नमस्कार।